हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों एवं मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे विद्यार्थी हमसे बीच बीच में जो हमारा अध्यापन पसंद करते हैं, बात करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। इससे मोटिवेशन मिलता है और हमारे श्रोतागण भी ऐसे हैं। अभी हमने जो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी ये टॉपिक आरंभ किया है। वैसे तो जो हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, देवनागरी, ये हमें हिंदुस्तानी होने के नाते सबको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये बीए थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर में सिलेबस है, एमए में है, इंटर में है तथा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस है उसमें सभी में है। हम लोग अभी तक भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं देवनागरी के अंतर्गत भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने परिभाषा, अभिलक्षण, भाषा विज्ञान की शाखाएं, क्षेत्र, प्रकार, इन सभी का अध्ययन किया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इसके अंतर्गत ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति आदि के विषय में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा सिलेबस इसमें पूरा हो चुका है। और आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अंतर्गत जो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे भाषा विज्ञान की विकास हुआ वो, और इसकी पृष्ठभूमि, अपभ्रंश आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। और नोट्स हमने तैयार कर लिए हैं। जैसा आप जानते हैं, हमेशा नोट्स हम आपको देते हैं, जिससे बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बुक्स नहीं ले पाते हैं। आश्चर्य की बात है, कहते तो ऐसा ही हैं। तो नोट्स के माध्यम से उनको सुविधाजनक हो जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए, समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और मानक हिंदी। सर्वप्रथम इसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह संस्कृत के विकसित हुई है। जो हिंदी भाषा है कहाँ से हुई? संस्कृत से विकसित हुई। हिंदी के विकास के 3 चरणों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल का 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और कहीं कहीं 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मिलता है। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। आदिकाल में जो हिंदी भाषा का विकास हुआ, इसका हिंदी भाषा के कई रूप विकसित हुए, जैसे डिंगल, पिंगल, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली। आदिकाल में अपभ्रंश, डिंगल, लोक भाषा जैसी कई भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। आदिकाल में दोहा, चौपाई जैसे छंदों का भी बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। आदिकाल में रस की प्रधानता थी। आदिकाल में वीर रस की प्रधानता है। आदिकाल में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का इस्तेमाल अधिक हुआ है। ये कुछ पॉइंट रिपीट हो गए हैं। और मध्यकाल में हिंदी भाषा का विकास, मध्यकाल में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ, भाषा नहीं, भाषा से हुआ। इस काल में हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां अवधी, ब्रज, खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लगा था। इस्तेमाल में प्रयोग होने लगा था, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। मध्यकाल में हिंदी की प्रारंभिक रूप में रचनाएं प्रमुख रूप से राजस्थानी और अवधी भाषा में हुई। कृष्ण भक्ति शाखा के संत कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी गीतों का निर्माण किया। राम भक्ति शाखा में कवियों ने, जो सूरदास वगैरह आए, उन्होंने अवधी भाषा में अपनी रचनाओं का निर्माण किया। और प्रेमयी शाखा में सूफी कवि आए, अवधी में रचना की।
जैसे जायसी। मुसलमान शासकों के प्रभाव से खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्द प्रचलित अधिक हुए। खड़ी बोली गद्य के विकास का सूत्रपात इसी युग से माना जाने लगा या दिखाई देने लगा। आधुनिक काल में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। अभी हम लोगों ने आदिकाल, फिर मध्यकाल और अब आधुनिक काल में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। आधुनिक काल में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंशों से हुआ। आधुनिक काल में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंशों से माना जाता है। इस काल में हिंदी गद्य का स्वरूप बदलने लगा और हिंदी के प्रेमियों में देश के लिए भावना जागी। आधुनिक काल में हिंदी भाषा के विकास में कई लोगों का योगदान रहा। प्रेमचंद जी ने कथा साहित्य में क्रांति कर डाली थी। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। वैसे इन प्रसिद्ध लेखकों ने अनेक कहानियाँ, काव्य और उपन्यास सभी कुछ लिखा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्हें प्रसिद्ध प्राप्त हुई वो है प्रेमचंद जी की कथा साहित्य में प्राप्त करी थी और जयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी, विशेष योगदान दिया था। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा बोलचाल से बहुत करीब आ गई थी। इस समय अरबी, फारसी, अंग्रेजी के आम शब्दों का काफ़ी प्रयोग होने लगा था। जो बोलते हैं आम शब्द माने जो हम लोग भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में लेखक करने लगा था। इसके बाद अपभ्रंश का क्या योगदान रहा? हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को, क्योंकि हिंदी के वैकल्पिक संरचना, शब्दावली और ध्वनियों का मूल आधार अपभ्रंश से ही मिल लिया गया है। हिंदी का स्वरूप सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से ही विकसित हुआ है। अपभ्रंश भाषा का समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अपभ्रंश में संस्कृत की जटिल विभक्तियों का सरलीकरण हुआ। हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान, वैसे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें योगदान था, थोड़ा सा रिपीट हो गया इसमें कि अपभ्रंश का संस्कृत जटिल विभक्तियों का सरलीकरण हुआ। ये इनकी विशेषताएं हो गई अपभ्रंश की, या योगदान भी आप कह सकते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग, द्विवचन और क्रिया रूपों का सरलीकरण भी अपभ्रंश से ही हुआ है। बाद में हिंदी में भी विकसित हुआ। पर सर्गों का प्रयोग अपभ्रंश से ही शुरू हुआ और हिंदी में परसर्गों का प्रयोग का आधार बना। अब से, का, की, के ये परसर्ग जैसे हैं, इनका विकास अपभ्रंश में ही हुआ था और हिंदी में बाद में प्रयुक्त होता है। अपभ्रंश भाषा मूल रूप से पश्चिम भारत की बोली से विकसित हुई है। अपभ्रंश भाषा को संस्कृत में आचार्यों ने अपभ्रंश नाम दिया। अपभ्रंश भाषा जो है वो संस्कृत के आचार्यों ने इसका नाम दिया था। अपभ्रंश भाषा में री का प्रयोग नहीं मिलता है। अपभ्रंश भाषा में एक ही विभक्ति के कई कारकों का काम लिया जाता है। एक ही विभक्ति से कई कारकों का जो है काम लिया जाता है। अपभ्रंश भाषा के जो कुछ प्रसिद्ध कवि हैं वो शंभु, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद, सराप्पा आदि हैं।